पहला प्रश्न संख्यात्मक प्रश्नों में ए किसी कार्य को 12 है, उसी कार्य को बी 15 दिन में पूर्ण करता है। यदि ए अकेले ही कार्य को प्रारंभ करता है और 3 दिन के बाद बी भी ए के साथ मिलकर करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो पहले जो व्यक्ति है ए, उसकी क्षमता लिखना है, क्षमता। तो ए की क्षमता क्या होगा? तो ए की क्षमता लिखना है तो सबसे सरल तरीका है, ए 12 दिन में कार्य को पूर्ण करता है तो उसको 1/12 लिख दें। ये हो जाएगा ए का 1 दिन का क्षमता। 1 दिन में वो 1/12 कार्य करेगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? तो भाई 12 दिन का 12 का 1 भाग कर दे। बी की क्षमता क्या है? 1 दिन की। तो बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है तो 1 दिन में वो 1/15 कार्य करेगा। अब प्रश्न लिखा है ए अगर कर देता है और 3 दिन के बाद बी और ए दोनों मिलकर करते हैं, तो देखो 1 दिन में ए 1/12 किया तो 3 दिन में 3/12 करेगा। 1 दिन में 1/12, इसको ऐसे समझ जाए कि 12 में से 1 भाग करता है 1 दिन में, तो 3 दिन में 12 में से 3 भाग करेगा। तो इसको सरल कर ले तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12। इस तरह 3 दिन में वो काम कर रहा है 1/4। शेष जानने का नियम क्या है? तो 4 में से 1 घटा दो, यानी 4 में से 1 भाग हो गया है तो 3 भाग बचा है। कितना? 4 में से, तो यही भाग बचा है। तो इतना कार्य बचा है। अब इसको कौन मिलके करेंगे? तो दोनों मिलके करेंगे। तो दोनों 1 दिन में कितना करते हैं? तो यहां से क्या करेंगे, ए करता है 1 दिन में 1/12 और बी करता है 1 दिन में 1/15 भाग। तो दोनों को जोड़ दे तो लघुत्तम आता है 60। अब ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 15 चौक 60। तो ऊपर भी 4 का गुणा होगा, नीचे ऊपर इधर सॉरी इधर 5 का इधर 4 का, तो ये हो गया 5 और 4 9/60। यानी दोनों 1 दिन में 9/60 कार्य करेंगे। सरल कर दे इसको, 3 तिया 3 ने 3 सीधा कहें तो 3/20 कार्य 1 दिन में करेंगे ए और बी मिलकर। तो हमारा काम बचा है 3/4। तो उसको करना है तो वो भाग किया जाता है यहाँ। तो 3/4 को 3/20 से भाग करने के बजाय, भिन्नों का भाग करने के बजाय गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं तो 3/20 क्या हो जाएगा? 20/3। इस तरह 3 अंश हर में कट गया, 4 एक कम 4 पंचे, तो ये हो गया हमारा 5 दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। चलो इसी प्रश्न को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। देखो पहले हमको लिखना है ए बी, लिख दो। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये क्या है? दिन है। हमको दिनों की संख्या का निकाल लेना है एलसीएम, लघुत्तम। तो ये हो गया 60। लघुत्तम जो निकलेगा उसको मानना है कुल कार्य। अब कुल कार्य को कल्पना करने के लिए मान लो इसको एक कुर्सी की संख्या है, मान लो। क्या मान लो? कुर्सी। तो 60 कुर्सी बनाना है, ये कुल कार्य है। तो 60 कुर्सी बनाना एक काम है, कुल कार्य है, ऐसे मानना है, लघुत्तम निकालेंगे उसको। आप देखें तो 60 कुर्सी बनाना है तो वो 12 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है। तो 1 दिन में 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60। अब जो 15 दिन में 60 कुर्सी बनाता है वो 1 दिन में बनाएगा तो 15 चौक 60, ये हो गया। तो इस तरह ए 12 दिन में 60 कुर्सी बनाता है लेकिन 1 दिन में 5 कुर्सी, क्योंकि भाग करेंगे। बी 15 दिन में 60 कुर्सी बनाता है तो 1 दिन में 15 चौक 60, इस तरह।
अब प्रश्न कह रहा है कि जो ए है वो 3 दिन काम किया तो एक दिन है तो 5 या 15 कुर्सी बना लेगा वो, 3 दिन काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 कुर्सी तो हमारा बन गया, कुल बनाना है 60 तो उसको घटा लेंगे, तो इस तरह 45 कुर्सी बचा, यानी 45 कुर्सी बनाना और शेष है। तो शेष को दोनों मिलके करते हैं, तो 5 कुर्सी ए बनाया, ए एक दिन में, बी बनाया एक दिन में 4, तो दोनों मिला के करेंगे तो एक दिन में 9 कुर्सी बनेगा। अब इसी 45 को 9 कुर्सी अब बनाएंगे दोनों मिलके, तो 9 पंचे 45, 45 कुर्सी को 5 दिन में बना देंगे। तो इस तरह उत्तर आ गया आंसर 5। तो इस तरह से भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यक संख्या नीचे दी गई है, उन्हें उनकी दक्षता के बढ़ते क्रम में लगाइए। समान कार्य का मतलब समझ लेना है, मान लो कोई यहाँ के एल एम एन 5 लोग दिए हैं तो 5 गोला बना देते हैं। अब ये 5 गड्ढा मान के चलो इसको, या 5 कुआं मान के चलो, तो ये पहला कुआं को ए 5 दिन में, 5 लोगों में जो ए काम है उसको क्या लिखा है, लोगों की आवश्यक संख्या नीचे दी गई, उनकी दक्षता के बढ़ते क्रम में। तो जो एक ए है वो समझो या 5 लोगों में, अब बी को कार्य को 8 लोग करते हैं, सी कार्य को 10 लोग मिलके करते हैं, डी कार्य को 12 लोग मिलके करते हैं, और ई कार्य को 15 लोग मिलके करते हैं। अब ये जो ए बी सी डी ई कार्य है, ये कार्य एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। काम का नाम भले है 5 काम है तो काम का नाम ए बी सी डी अलग अलग जरूर है, और ये 5 8 10 12 क्या है, लोगों की संख्या। तो काम समान है तो यहाँ जिस काम को 5 लोग कर रहे हैं इसका मतलब इनका कार्य क्षमता ज्यादा होगा, काम करने की क्षमता, और उसी काम को 8 आदमी कर रहे हैं तो ये कम काम कर सकते होंगे, और 10 लोग और कम, तो 15 जो लोग कर रहे हैं उसी काम को, तो उनकी कार्य क्षमता सबसे कम होगी। क्या होगी, सबसे कम होगी। और यहाँ कह रहा है बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम जिनकी कार्य क्षमता है उनको शुरू में लिखना है, और जिनकी कार्य क्षमता सबसे अधिक है वो बाद में। तो ए वाला भाई इनकी कार्य क्षमता ज्यादा है, ये 5 लोग ही उसी काम को कर दे रहे हैं, जबकि ये लोग उसी काम को ये लोग 15 लोग कर रहे हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कम है, तो ये ओ पहले रहेगा। तो ओ अब उल्टा है, पूरा सीधा सीधा देखें तो 15 से 12 वाला, तो 12 का क्या है, एन है। ये देखो ऑप्शन इसमें ए में दिया है, और एन के बाद क्या है, एम, ये एम वाला, एन के बाद है एम वाला, एम के बाद एम, उसके बाद ये एल, उसके बाद के, इस तरह से है। तो 15 वाला सबसे कम, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 5, यही इसका आंसर होगा। सिंपल सा था, केवल सोचने की यहाँ परीक्षा लिया गया है कि भाई क्षमता को कैसे जाने। तो समान कार्य दे दिया है, तो 5 लोग कर रहे हैं जिस कार्य को, उसी कार्य को 15 लोग कर रहे हैं, तो 15 लोग की कार्य क्षमता कम है। इसका मतलब 5 लोग जिस कार्य को निपटा दे रहे हैं 15 लोग निपटा रहे हैं, तो इनके कार्य करने की क्षमता कम है। इस आधार से कम वाले को पहले लिखना था, अधिक वाले को बाद में। निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। यदि एक रकम साधारण हो तो सही विकल्प चुने। रकम 5 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 16 सही 2/3% है। रकम 5 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20% होगी। रकम 10 सालों में 4 गुनी। तो चलिए देखते हैं, दुगुनी तिगुनी चौगुनी वाला जब भी प्रश्न आए तो हमको क्या करना है, पहले ये जान ले। सबसे पहले ये जान ले कि दुगुनी लिखा है, तो दुगुनी लिखा हो तो एक कम कर दो। दुगुनी माने 200 मानो,
तो वहां हो जाएगा वो 100, तो ये 100 ब्याज बनेगा, तो वहां पर रकम दुगुनी हो जाएगा। कैसे? यहाँ मूलधन नहीं दिया है, और जब भी मूलधन नहीं दिया है रहेगा, अब प्रश्न मेरे दुगुनी तिगुनी हो जाएगी ऐसा प्रश्न है, तो मूलधन को हमेशा 100 रुपया मानते हैं, हमेशा। तो सोचो अगर 100 रुपया ब्याज मिले कहीं, 100 रुपया मूलधन का, तब ये जो मूलधन जो मिश्र धन बनेगा हमारा 200, यही इसे ही दुगुनी करने की बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो मूलधन है 100 रुपया, उसी से ये दोगुना हो जा रहा है। कौन दुगुना हो रहा है? मिश्र धन। तो जब मूलधन से मिश्र धन दोगुना हो जाता है तो दुगुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना है? 100 रुपया। अगर दुगुना कह रहा है, दुगुनी कह रहा है, तो 100 रुपये ब्याज होगा। तिगुना कह रहा है तो 200 रुपये ब्याज होगा। चौगुना कह रहा है तो 300 रुपये ब्याज होगा। पहले तो इस बात को याद रखना रहता है। इस प्रश्न को देखते ही दुगुनी कह रहा है, मतलब 100 रुपया ब्याज आना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये ब्याज कैसे निकालते हैं? तो जब भी दुगुनी तिगुनी वाला प्रश्न आएगा तो ब्याज निकालने का सिंपल सा सूत्र है, दर गुणित समय। सिंपल सा सूत्र है क्या? दर गुणित समय कर दो। तो दर देखो ऑप्शन जे में लिखा है, सॉरी समय लिखा है 5 और दर लिखा है 16 सही 2/3। इसको तोड़े अगर 16 सही 2/3% को, तो 16 तिया 48 2 50/3 हो रहा है। तो इससे 7 गुणा करेंगे 50/3 का प्रतिशत। तो यहाँ देखें तो 50 पंचे हो जाएगा 250, और 3 से भाग करें अगर तो 3 अट्ठे 24, बचेगा 1, 3 तिया 9, बचेगा 1, फिर 0.3, इस तरह 83.3 आया। तो 83.3 आया, दुगुनी नहीं हुआ। कब होता दुगुनी? जब ये ब्याज है वो तो जे में लिखा है 5 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी ब्याज। कब? दर अगर 16 सही 2/3% रहे। तो ये समय और दर का गुणा करेंगे, करने पर अगर 100 रुपया आता, 100 उत्तर आता, तो दुगुनी होता। तो इसका मतलब इसमें दुगुनी नहीं हो रहा है, तो ये सही नहीं है। क्लियर? अब ये हो गया। अब अगला ऑप्शन देखें, 5 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20%। तो यहाँ पर हो रहा है भाई, 5 क्या है? समय है, 5 वर्ष और 20% दर है, तो गुणा करें तो 20 पंचे 100, तो 100 रुपया ब्याज बन रहा है। तो 100 रुपये ब्याज बनेगा तो मूलधन का दुगुना माना जाता है, 200 बनता तो तिगुना। तो ये बिल्कुल सही है के वाला। अब अगला देखें, 10 सालों में 4 गुना होगा यदि 5 सालों में दुगुनी होगी। तो यहाँ पर ये ऊपर का ऑप्शन को ही मान रहा है। अगर नियम ऐसा ही हो, 10 सालों में 4 गुना होगा यदि 5 सालों में दुगुनी होगी, तो 5 सालों में यहाँ दुगुनी हो रहा है। तो यहाँ पर दर नहीं लिखा है, लेकिन दर ऊपर के आधार पर लिखना है 20। तो दर अगर 20% है और समय 10 है, तो गुणा करेंगे क्या हो रहा है? 20 200, तो 200 रुपया ब्याज हुआ। तो 200 रुपये ब्याज हुआ मतलब 200 का एक ज्यादा 3 गुना, यानी ये तिगुना बस हुआ। जबकि ये कह रहा है चौगुना, तो चौगुना नहीं हुआ। 200 ब्याज है तो तिगुना हुआ है। 100 रुपये ब्याज बनता है तो दुगुना माना जाता है उसको, मूलधन का। तो इसका मतलब ये गलत है। वास्तव में 10 साल में 4 गुना नहीं हो रहा है, वो तो 3 गुना हो रहा है। अब अगला देखते हैं, अभी तक एक सही हुआ है। अब इस प्रश्न को और कैसे बनाना था ये भी बता सकते हैं, लेकिन अगला देख लेते हैं। 5 सालों में 3 गुना होगा यदि ब्याज की दर 20%। तो अभी करके देखे हैं कि 20% हो, तो इस तरह से 5 साल में तिगुना होगा कह रहा है, तो 20 पंचे 100 हुआ। भाई समय 5 साल, दर 20%, तो दर अब समय का गुणा करो तो 100 आ रहा है, तो 100 आ रहा है, इसका मतलब तो दुगुना हुआ। क्या हुआ? दोगुना बस हुआ। तो यहाँ तिगुना लिखा है तो तिगुना नहीं हुआ, ये भी गलत है। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, के में। तो इसीलिए ऑप्शन बी केवल और केवल के सही है। चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 99। देखने से प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन मैंने कैसे बनाया था ये चलो बता रहा हूँ।
तो देखो ये ऑप्शन ए को दे, सीधी सी बात कैसे बनाना है। फिर मैंने ऑप्शन बी देखा, यदि 7 लगातार अंकों का औसत 20 है तो उनमें से सबसे बड़ा अंक होगा। पहली बात तो इस प्रश्न में गलती है, अंक की जगह में संख्या लिखना था। यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है तो उनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो याद रखो जब भी औसत दिया हो तो उसको लिख लो। औसत क्या दिया है, 20। अब 7 अंकों का लिखा है तो 7 अंकों में ये बीच का अंक है तो इधर हो जाएगा 3 ठो अंक, इधर हो जाएगा 3 ठो अंक, ऐसे लाइन खींच देते हैं 3 ये। तो 20 के आगे कौन सा संख्या होगा, 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, फिर इधर क्या होगा 19, फिर 18, उसके बाद 17। तो बस 17 से 23 तक कुल 7 संख्या हो रहा है और इन्हीं का औसत 20 होता है। तो पूछा है सबसे बड़ा अंक यानी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो क्या आया 23। और ऑप्शन बी का पहला में 23 लिखा है और ऑप्शन बी का पहला केवल और केवल ऑप्शन बी में ही दिया है, बाकी में बी का पहला नहीं लिखा है। तो मुझे तुरंत पता चल गया और मैंने ऑप्शन बी राइट कर लिया। तो कुछ प्रश्न अगर जल्दी आपको सही वाला ऑप्शन मिल जाए और कई ठो में ना हो तब तो वो जल्दी बन जाता है, और कहीं नहीं मिल पाया तो यहाँ पर फिर समस्या है। तो मुझे इस तरह मिला था, मैंने इसको सही किया था और यही बिल्कुल सही आंसर है। चलो देखते हैं ये प्रश्न, अवरोही क्रम में जमाइए कह रहा है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा भिन्न रहेगा, 5 भिन्न दिया उसमें, और लास्ट में सबसे छोटा भिन्न रहेगा। तो इसका सबसे सटीक तरीका एक बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। 3/5, 4/7, 8/9, 9/11 दिया है। सबसे पहले बड़े भिन्न को लिखना है, तो बड़ा भिन्न अगर छांट लिए तो समझो तुरंत उत्तर मिल गया। तो कैसे करते हैं, तिर्यक गुणा करके देखो, 3 सत्ते 21, इससे गुणा करें 5 चौक 20। तो जिसके ऊपर बड़ा संख्या मिला वो भिन्न बड़ा होता है। तो 21 बड़ा संख्या 20 से, इसका मतलब 3/5 बड़ा भिन्न है इन दोनों में। अभी इनके साथ तुलना करना बाकी है। तो ये 3/5 का तुलना करेंगे 8/9 से। तो तिर्यक गुणा करेंगे वैसे ही, तो 9 तिया 27, अब 5 अट्ठे 40। तो यहाँ देखिए ये 27 और 40, तो 40 बड़ा है, इसका मतलब 8/9 बड़ा भिन्न है। अब ये जो बचा है इसके साथ तुलना करें तो ये 8/9 का इसे लिख दें बगल में, फिर तिर्यक गुणा 9 11 अट्ठे 88, तो 81 88 में 88 बड़ा है, इसका मतलब 8/9 सबसे बड़ा भिन्न है। तो वो शुरू में लिखा रहना चाहिए, तो शुरू में केवल ऑप्शन डी में ही लिखा है, बाकी ऑप्शन में तो शुरू में 8/9 लिखा ही नहीं है। इससे क्लियर हो गया ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है ये छोटा बड़ा भिन्न पहचानने का। दूसरा तरीका क्या करना है, ये 3/5 लिखा है तो ऊपर 2 शून्य बढ़ा के लिख लो। फिर जैसे 4/7 लिखा है तो 400/7 लिखना है। उसी तरह 8/9 लिखना है तो 800/9 लिखेंगे। 9/11 लिखा है तो 900/11 लिखेंगे। अब इसको हमको कटाना है, तो 5 एक कम 5 छक 31, 5 शून्यम शून्य 60 आया। 7 एक कम 7, 7 पंचे 35, बचेगा 5, 7 सत्ते 49। केवल 2 अंकों तक ही भाग करना है, आगे भी नहीं करना है। ये हो गया 9 एक कम 9 अट्ठे 72, बचेगा 8, तो 9 अट्ठे 72, ये बस हो गया। उसके बाद 11 अट्ठे 88, बचेगा 2, तो 11 क्या आ जाएगा, 11 एक कम 11। तो इस तरह देखें तो ये 60, ये 57, 88, 81, तो 88 जिसके ऊपर लिखा है सबसे बड़ी संख्या है, तो ये 8/9 सबसे बड़ा हुआ। और उससे छोटा 81 वाला तो 9/11, और उससे छोटा ये 60 वाला है तो 3/5, और उससे छोटा है ये 4/7 वाला। इस तरह केवल और केवल ऑप्शन डी में लिखा है, तो यही इसका आंसर। चलो देखते हैं ये प्रश्न, 3 घनाभ का आयतन समान 216 घन सेंटीमीटर है। यदि उनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, उन्हें उनकी ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में लिखिए। यदि उनकी लंबाई चौड़ाइयां आपस में समान है,
तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, सबसे पहले देखें तो ये 216, ये क्या है 216, तो आयतन है। तो 216 आयतन को पहले पहले जो घनाभ है उसके लंबाई से भाग करते हैं। तो 6 से भाग करें तो उत्तर आता है 6 कम 6 तिया 18, बचेगा। तो ये है लंबाई, बचा क्या, लंबाई और चौड़ाई दोनों का एक गुणनफल, क्योंकि तीनों का गुणनफल बराबर होता है आयतन। तो लंबाई से अगर भाग कर दोगे तो जो संख्या मिलता है वो चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। अब इसी 216 को 9 से भाग करें तो ये होता है 9 दूनी 18, बचा 3, तो 9 चौक 36। अब इसी 216 को भाग करना था 12 से, तो 12 एकम 12, बचेगा कितना, तो 9, तो 96, 12 अट्ठे 96, इस तरह 18। अब चूंकि उस घनाभ का जो चौड़ाई था आपस में समान था, तो समान था ये जानने के लिए 36, 24, 18 का निकाल लेते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 6। क्या आएगा, 6। अब दरअसल महत्तम से अगर भाग करें इसका तो जो उत्तर आएगा वही चौड़ाई होगा। तो 6 छक्का 36, ये चौड़ाई है, सॉरी चौड़ाई आपस में समान है, तो ये जो 6 आया है ऊंचाई होगा। ठीक, जो क्या निकाले हम, महत्तम निकाले, वो चूंकि सबका समान है तो उसका ये जो संख्या मिला था इसका महत्तम निकाल लिए, वो मिल गया भाग करने से। चूंकि ये चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल है तो चौड़ाई से भाग करेंगे तो ऊंचाई मिलेगा। तो ये ऊंचाई मिल गया 6, इसको 6 से भाग करें तो 6 चौक 24, इसको 6 से भाग करें तो 6 तिया 18। यही क्या है, ऊंचाई है। यानी एक घनाभ की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, एक का 4, एक का 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखें तो 12 से भाग किए थे, उसी का ऊंचाई सबसे कम है। और चूंकि बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम ऊंचाई वाले को पहले लिखना है, तो सबसे कम ऊंचाई किसका है, 12 सेंटीमीटर जिसका लंबाई है। तो इस तरह यहाँ देखें डी में 12 पहले लिखा है, फिर उससे बड़ा 9, यानी जिसका 9 सेंटीमीटर लंबाई था उसका फिर उससे ज्यादा ऊंचाई है। 6 सेंटीमीटर जिसका लंबाई था उस घनाभ की ऊंचाई सबसे ज्यादा है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस आधार पे इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, 12 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 6। यहाँ हम देखते हैं तो लगता है कि ये तो घटते क्रम में लिखा है जैसे लगता है, और चिन्ह को उल्टा बना दिया है जैसे लगता है, क्योंकि यहाँ पूछा था उनकी ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में लिखे, और ये जो संख्या लिखा है ये लंबाई की संख्या। हम यहाँ ऊंचाई ऊंचाई वाला कौन सा लंबाई वाला घनाभ है ये पहचानना था, फिर इसको सही चिन्ह लगाना। तो जितना समय दिया था व्यापम ने उसके हिसाब से देखें तो बहुत कठिन प्रश्न है। कितना भी आदमी जानता हो तो यहाँ आके ये संख्या में और ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखा, यहाँ आके फंस ही जा रहा है। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा सरल था उनके लिए जो गणित थोड़ा बहुत 10वीं तक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या अच्छे से तैयारी किए हैं। बाकी हमारे सामान्य जो शिक्षक दिलाए थे जिनको गणित उतना नहीं आता, 10वीं तक का गणित अच्छे, तो उनके लिए ये बहुत कठिन है। तो देखें समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में क्या है, तो ये क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन ये बिल्कुल सही लिखा है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन बिल्कुल सही सूत्र लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। ये दरअसल बेलन के आयतन का सूत्र है। अब बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3 होता है शंकु का आयतन, तो इस तरह ये भी सही है। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का घन, संकेत में लिखे तो a का क्यूब। घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करोगे यानी a गुणित a करोगे तो क्या बनेगा, a का क्यूब यानी a का घन। एक क्या है, भुजा।
तो इस तरह ये गलत लिखा है, तो एल गलत है। बेलन का आयतन बिल्कुल सही लिखा है। तो इस तरह जे के एम किसमें है, ऑप्शन सी में है, जे के एम, यही इसका सही आंसर है। तो जो लोग गणित थोड़ा जानते हैं उनके लिए तो ये सरल था, देखते ही बना लिए। 10वीं तक का गणित या उतना दिन से ये सब सूत्र की अगर व्युत्पत्ति अच्छे से पता ना हो, इन सूत्रों का व्युत्पत्ति करना जो लोग नहीं जानते, रट के सूत्रों को याद नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक तरीका से देखा जाए तो काफी कठिन प्रश्न था। ठीक, चलो ये प्रश्न देखते हैं। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? बिल्कुल सरल प्रश्न है किसके लिए, जो प्रतिशत में बदलना जानते हैं। तो कभी भी 1 घंटा लिखा है और कितना 45 मिनट, सीधा सीधा फंडा है प्रतिशत बनाने का। नीचे में क्या लिखा है, एक दिन का पूछा है तो एक दिन नीचे लिखाएगा भाई, ये सीधी सी बात। तो किसी का हिस्सा है भाई एक दिन का, ये 1 घंटा 45 मिनट कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो जिसको प्रतिशत में बदलना है उसका मान लिखा जाता है ऊपर, और किसका है करके पूछा है एक दिन का, तो वो नीचे लिखना है। अब क्या करेंगे, भिन्न का एक नियम होता है, बटे चिन्ह के ऊपर जो इकाई दिया है ये भी होना चाहिए। ठीक, तो सबका इकाई पहले समान करेंगे। तो यहाँ घंटा लिखा है, यहाँ मिनट लिखा है, यहाँ दिन, तो सबसे छोटा इकाई क्या है ये देखना है। तो सबसे छोटा इकाई क्या है इसमें, दिन, घंटा, मिनट पे मिनट, तो सबको मिनट बना देते हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट माने 60 मिनट ये, और 45 ये, तो ये हो जाएगा 105 मिनट। हमने क्या किया, 1 घंटा 45 मिनट को सबसे छोटा इकाई दोनों में, तीनों में कहे, तीनों तो समय मापने की इकाई है, दिन, घंटा, मिनट, तो मिनट सबसे छोटा इकाई, तो सबको मिनट बना दिया। 1 घंटा 45 मिनट माने 105 मिनट। अब एक दिन को भी मिनट बनाना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 1 घंटा में कितने मिनट, तो 60। इस तरह लिख सकते हैं 24 घंटा एक दिन में, तो घंटा को मिनट बनाएंगे 60 से गुणा करना पड़ता है 60। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा किया जाता है। अब 5 से कटेगा 5 दूनी 5 एक कम, अब 5 से 5 एक कम 5 दूनी हो गया। अब देखें इधर क्या बचा है, 21 इधर 12, तो 3 से कटेगा 3 सत्ते 3 चौक 12। अब ये 100 को कटाते हैं तो 4 एक कम 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20। अब हमारा क्या बचा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो 25 बचा, इधर 7, इधर 7 बचा, इधर 25, तो 25 सत्ते 175, और नीचे क्या बचा है 24 ये। अब इसको हम भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो चलो भाग देते हैं, कहाँ पर, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ये इसको मिटा देता हूँ। तो 175 को 24 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौक और 24, 25 में इतने देखे तो 25 सत्ते, तो 7 बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा तो 7 चौक 28, और हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, कितना आया, 15 में से 8 गया 7, इस तरह 7 आया। अब दशमलव लगा के शून्य उतारेंगे तो 24 दूनी 72 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 24 दूनी, तो 24 दूनी 48, क्या बचा देखो, ये हो गया 22। अब दशमलव लग चुका है तो फिर शून्य उतारेंगे, तो इस तरह 2 के बाद ऑप्शन में देखें, इसमें 9 दिया है, 7.2 में इसमें 1 दिया है। तो अब 24 का पहाड़ा चूंकि यहाँ 220 के लिए 1 से अधिक बार जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब यहां से आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ए दो ऑप्शन, हम 2 ही ऑप्शन में दिया है, 7.9, 7.2, 7.2, अब 0.2 के बाद एक में 1 दिया है, एक में 9 दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 7.2 के बाद जब पहाड़ा पढ़ना है तो 220 के लिए पढ़ना है, तो 220 के लिए 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
तो एक ही बार थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो एक बार बहुत कम हुआ, कम से कम वो 9 बार जाएगा। यहाँ एक लिखा है तो एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो एक से ज्यादा एक एक ऑप्शन में है, इससे इससे क्लियर हो गया कि यही उत्तर है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। क्या किया हमने? सबसे पहले हमको ऐसे प्रश्नों में घंटा मिनट ऐसे प्रतिशत पूछे तो जिस में उसको लिखते हैं ऊपर, और किसका वो प्रतिशत है पूछ रहा है उसको लिखते हैं नीचे। सबसे छोटे इकाई में बदलना है आंसर के संख्या को, उसके बाद 100% से गुणा कर देना है, हल करने पर उत्तर आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलो देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2। देखो इस प्रश्न को कैसे बनाना है, कोई भी एक ऑप्शन को पहले कर लेते हैं। मान लो ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो ये लिखा है 0.01 गुणित 0.1 ऋण 0.001 भागित 10 धन 0.01। बोडमास का नियम कहता है गुणा ऋण धन भाग हो तो भाग सबसे पहले करना है। अब 0.001 भागित 10, तो इसको देखते ही बनाना आना चाहिए पहली बात। तो दशमलव वाली संख्या को 10 यानी शून्य वाली संख्या से भाग करने पर दशमलव और खिसक जाता है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो वहां 3 तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 आएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इतना शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए पहली बात। तो अगर मान लो मुझे 0.001 को 100 से भाग करना पड़ता, तो एक ट्रिक बता देता हूं। तो इसमें देखो 2 शून्य है और 100 में 2 शून्य है तो 4 शून्य हो जाएगा, फिर 1 लिखाएगा। तो इसी तरह मैंने किया, दशमलव बाद 001 है उसको 10 से भाग करना है। याद रखना 10 से अगर पूर्णांक संख्या को भाग करें तब दशमलव इधर यानी बाएं हाथ की ओर खिसकता है, जितना शून्य रहेगा। लेकिन दशमलव वाली संख्या को अगर पूर्णांक संख्या से भाग करें यानी 10, 100, 1000 शून्य वाला संख्या से, तो 10 में 1 0 है ना, तो इसमें 0.10 और बढ़ जाता है। तो ये जो ट्रिक है वो समझ रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, तो ये ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको देखते ही बना दिया, इतना आएगा। अब यहाँ धन चिन्ह के बाद 0.01 है, इधर ऋण चिन्ह के आगे में देखो गुणा है, तो एक एक कम एक ही आएगा। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो कुल मिला 3 अंक होना चाहिए, तो 2 तो 0 लिखे, इस तरह हो गया। अब ऋण चिन्ह धन चिन्ह बचा, तो ये धन है, धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक, तो धनात्मक आपस में जुड़ता है। तो इस तरह 0.01 को आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 1 0, ये 0.011 बना। आप इसको घटा 0.011 और इसको घटाएंगे 0.0001, तो ऊपर 0, पहले अंकों की संख्या बराबर करना है, दशमलव बाद घटाते हैं। 10 में से 1 गया 9, इस तरह 0 1, इस तरह क्या मिला 0.0109, ये ऑप्शन 3 में दिया है। आप ध्यान से देखिए, पहला का क्या मिला, तीसरा। अब पहला का तीसरा तो मिल गया, तो पहला का तीसरा 2 ठो में दिया है, बी में भी दिया है और सी में भी दिया है। तो अब देखो बी का 1 1 लिखा है, तो बी का 1 को टेस्ट नहीं करना है, अब नहीं बना के देखना है। सी में देखो अलग दिया है दोनों में, ठीक। ये नहीं होगा, इतना क्लियर हो गया ना हमारा। बी का तीसरा मिला हमको, इसका मतलब आपको क्या करना है, सॉरी ए का तीसरा मिला, इसका मतलब ए और डी को काट देना है, इसका ट्रिक जाने। अब हमारा क्लियर हो गया कि बी सी में से ही कोई होगा। तो बी सी में बी का 1 दो ठो में दिया है, तो इसका मतलब सी अलग अलग दिया है, तो सी को हल करके देखेंगे। तो अब चलो सी को हल करके देखते हैं। अब सी को हल करके देखते हैं क्या आता है। तो सी का क्या लिखा है, ध्यान से देखो, 0.001 भागित 1 का फिर धन 0.01 गुणित 0.1, ये लिखा है,
ठीक, अब इसी को हल करते हैं। तो सबसे पहले बोडमास के नियम से का हल होता है। क्या हल होता है? का। तो ये का में क्या है? दशमलव एक का दशमलव एक, तो एक एकम एक, लेकिन दशमलव बाद एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो दो अंक होगा, तो दशमलव बाद 0 1 लिखेंगे तभी दो अंक होगा। अब इधर भाग का चिन्ह है 0.001 में, हो गया। अब देखो यहां इस तरह का जब रहेगा, दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या से ही भाग करें, तो यहाँ दो अंक है, यहाँ तीन अंक है, तो ये एक अंक कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा दो अंक है। अब ये तीन अंक है, तो दो अंक कम कर दो तो एक अंक, तो इस तरह 0.1 उत्तर आएगा। ये क्या उत्तर आएगा? 0.1 बन जाएगा। कैसे हल करते हैं एक और बता देता हूँ। जैसे 0.001, अब भागित माने बटे, तो 0.01। अब दशमलव बाद ऊपर में तीन अंक है, नीचे भी तीन अंक बनाना पड़ेगा। अब दशमलव हटा दो तो क्या बन गया? ये 1/10। 1/10 माने क्या होता है? 1/10 में, यानी 0.1। इस तरह से उत्तर आया। ठीक, अब इसको मिटाता हूं। देखो हम भाग कर लिए, का करना था, ये गुणा करेंगे। अब तो यहां तक तो हो गया, 0.1 आया, अब गुणा करें इसका, तो 0.01 गुणित 0.1, तो क्या हो जाएगा? दशमलव, दशमलव के बाद तीन अंक है, यहाँ दो यहाँ एक, तो तीन अंक, तो 2 0 और एक एक हो गया। तो इस तरह ये धन चिन्ह 0.001 मिल गया। अब इसको हमको क्या करना है? केवल जोड़ना है। दशमलव सीधा हम दशमलव, और इधर अंक नहीं है तो 0 बढ़ाते हैं। इस तरह आया क्या? 0.101, जो कि चौथा में दिया है। और चौथा किस में है? ये सी का चौथा ऑप्शन सी में है। सी का चौथा ऑप्शन सी में है, तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, लेकिन इतना समय किसी के पास था नहीं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, एक सही 1/2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट पश्चात एक बीप की आवाज करते हैं। यदि सभी उपकरणों की बीप की आवाज दोपहर 12 बजे 1 बजी हो, तो फिर से एक साथ बीप की आवाज होगी। ये नवोदय की तैयारी में करवाते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। क्या करना था? सीधी सी बात, सबका इकाई समान कर लो और उसका लघुत्तम निकाल लो। तो चलो पहले इकाई समान करके लिख लेते हैं। 30 मिनट तो 30 लिख लो, 1 घंटा माने 60 मिनट, एक सही 1/2 घंटा माने 1.5 घंटा, तो 90 मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है? 105 मिनट। बस इसी का क्या निकालना है? लघुत्तम। 2 से जाएगा, 2 से 2 15, 2 30, 2 45, और 2 से 105 को भाग नहीं कर सकते। 3 से 2 से और जाएगा, 2 15 30, 15 तो नहीं जाएगा, जो नहीं करता उसको नहीं घटाते। अब जाएगा 3 से भाग, 3 पंछे 3 पंछे 3 45, 3 तिया 9, 3 पंछे 15। अभी 3 से और जाएगा, 3 पंछे 15, 35 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा। अब 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 एक कम 5 एक कम 5 सत्ते, अब 7 से जाएगा, 7 एक कम, कट गया, सब एक बन गया। अब इसका हम अभाज्य गुणन कर निकाले हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है पहले 2 और 5 का गुणा कर दो, क्या मिल गया? 10। अब बाकी का गुणा करें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते कितना होता है? तो 18 सत्ते होता है 7 8 56, 7 एक कम 7 5 12, 126। तो इस तरह 126 का 10 से गुणा करना बिल्कुल सरल, 1260 मिनट। बस 1260 मिनट को क्या करना है? घंटा बनाना है। तो घंटा बनाने के लिए 60 से गुणा भाग करते हैं, 0 0 कट गया, 6 एक कम 6 दूनी 12, 6 एक कम 6, यानी कि 21 घंटा बाद वो फिर से बजेगा। तो कैसे जानेंगे? तो 12 बजे वो बजा था, अब 21 घंटा इसमें जोड़ो, तो इसकी 21 घंटा अगर जोड़े
जोड़े, इससे अच्छा क्या करो, इसकी 21 घंटा में से 12 निकाल लो। एक और सरल तरीका, 12 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, 9। तो 12 घंटा अगर इसमें जोड़ दें 12 में, तो वो रात का 24 बजेगा। 24 यानी रात का 12 बजेगा, क्यों, दोपहर का 12 है ये। जो प्रश्न है हमारा कितना आया, 21 घंटा। इसको पहले याद रखें, यहां से मैं मिटा बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारा उत्तर आया 21 घंटा बाद वो बजेगा। तो दोपहर में 12 बजे बजा था, तो 12 बजे 12 घंटा बाद वो रात का 12 बजेगा, रात का 12। अब 21 घंटा तो इसमें 9 घंटा और जुड़ेगा, तो ये सुबह का 9 हो गया। कितने बजे का 9, सुबह का 9। तो जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका आंसर है। क्लियर। चलो ये प्रश्न सबसे बहुत घुमावदार था। कौन सा 2/5 के निकटतम है। 2/5 के निकटतम कहें तो पहले हमको क्या करना है, इस दशमलव में बदल लेना है। तो इसको अगर मैं ऊपर 2 शून्य बढ़ा देता हूँ, दशमलव बनाने के सबसे अच्छा तरीका है। और इस तरह से देखें तो 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, 0.4 आ रहा है, या कहें 0.4। 2/5 को हल करेंगे तो ठीक। अब देखना था इसका निकटतम बोला है। अब निकटतम बोला है तो इसको अगर हल करें ऑप्शन जे को, तो ये आएगा इस तरह। 2001 को अगर 5000 से भाग करें तो ये शुरू में तो 10, स्वाभाविक सी बात है, छोटा है तो नहीं जाएगा। अब दशमलव लगाए तो एक शून्य उतारोगे, तो शून्य उतारेंगे तो क्या बन गया, 20,000, तो अब जाएगा। तो 5 चौक 20,000, 5 चौक 20,000 में से तो ये 10 बच जाएगा। अब दशमलव लग गया है तो एक शून्य उतारने के बाद भी 5,000 से भाग नहीं जाएगा, तो शून्य बार पढ़े तो भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर शून्य बार पढ़े, फिर एक शून्य उतारे तो 10,000 बनाए, तो 5 दूनी 10,000, ये उत्तर आया। अब यहां से चूंकि ये संख्या नीचे का हर अंश का संख्या देखें तो शून्य, बीच के शून्य का अंतर है, तो अब बाकी का उत्तर जान सकते हैं। कैसे, 2001/5000, अब बीच में देखो 2 शून्य है यहाँ, और उत्तर मिला उसमें भी 2 शून्य था, 0.4002। अब यहाँ 2 और 1 के बीच में एक भी शून्य नहीं है, मतलब ये उत्तर होगा 0.42। सीधी सी बात। यहाँ एल का उत्तर देखो और ऑप्शन जे का उत्तर देखो, सेम टू सेम है। इसमें देखें तो 201/500 है, आंसर का संख्या सेम है ना, केवल बीच में जीरो की संख्या का अंतर है, बाकी लास्ट का अंक सेम है। यहाँ 201 में एक जीरो है, इसका मतलब उत्तर ये आएगा 0.401 आएगा यहाँ। अब देखना था इस प्रश्न में कि दो ठो ऑप्शन में 0.4002 आया, एल में और जे में, और एक ऑप्शन में 4.401, एक ऑप्शन में 4.2। तो पूछा है निकटतम, निकटतम रहने को देखें तो चारों ऑप्शन इसका निकटतम है, लेकिन हमारे ऑप्शन में 2-2 ठो दिया है, तो जो दो सबसे निकट हो, तो देखिए 0.4002 यही सबसे निकट है, ये वाला ऑप्शन एल का जो पहले से लिखा है, और जे का। इसको देखें तो दशमलव के बाद 2 है, इसमें 0.4 के बाद 2 है, इसमें 0.401 है, तो ये 1000वें स्थान का है, ये 100वें स्थान का है, जबकि ये 10वें 100वें 1000वें 10,000वें, तो ये सबसे छोटा संख्या है इन दोनों से। तो दो ठो ऑप्शन को लिखना था, तो ये जे और एल इसका सही उत्तर होगा। जे एल किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलो देखते हैं ये प्रश्न। यदि पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करें तो कितने समय में वह टंकी पूर्ण भरेगी। काफी सरल प्रश्न था रहने को,
एक टंकी 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/4 भाग भरेगा। दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में वो 1/6 भाग खाली करेगा। तो कुल मिला के 1 घंटे में भरा कितना जानना है। तो ये भर रहा है तो 1 घंटे में जितना भरा उसमें से खाली कितना हो गया एक वो जानेंगे तो पता चल जाएगा कि 1 घंटे में भरा कितना। तो चलो इसको हल कर देते हैं। लघुत्तम आएगा इसका 12। अब 12 लघुत्तम तो ये 3 से गुणा और ये 2 से गुणा। तो इस तरह हो गया क्या, ये 3 और ये हो गया ऋण 2। इस तरह मिल गया 1/12। तो 1 घंटे में जब दोनों पाइप चालू कर देंगे, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो 1 घंटे में 1/12 भाग भरेगा। तो भाई 12 में से एक भाग भर रहा है तो कुल मिला 12 घंटे लगेगा। 1 घंटे में 1/12 तो 12 घंटे में वो जो टंकी वो पूरी तरह भर जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। चलो इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। मान लो ये 4 घंटे में भरता है, 6 घंटा में वो खाली करता है। दोनों का लघुत्तम निकाल लेना है 12। इसका आ गया 1 घंटे में 4×3 = 12, ये 6×2 = 12। चूंकि दोनों चालू होगा तो घटाएंगे तो 3 में से 2 घटा दिए 1। अब यही 1 से भाग करना था 12 को, कुल जो भरना है। इस तरह उत्तर आ गया, 1 से भाग करेंगे 12 को तो 12 घंटे। तो 12 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत सरल तरीका है इस प्रश्न को हल करने का। क्या किया हमने, 6 घंटे में भरता, 4 घंटे में भरता था उसको लिख लो, 6 घंटे में खाली करता था उसको लिख लो। लघुत्तम निकाल दो। उसके बाद 1 घंटे का काम निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे इस कुल कार्य को, तो जो उत्तर मिलता है 1 घंटे का है और 6 से भाग के 2 आया। अब चूंकि इसने जो 4 घंटा में भरता हो एक तो 3 भाग भरा और 6 घंटा में उसने क्या किया, भरता खाली करता है वो 1 घंटा में 2 भाग को खाली कर दिया। तो 3 भाग में से 2 भाग खाली हो गया तो 1 घंटे में कुल मिला के 1 ही भाग भरा। अब भरना है हमको 12, तो 1 घंटा में 12 घंटा लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, इससे भाग कर देते हैं। इस तरह उत्तर आ गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए में से उस सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग के अंदर रखा गया है। सिंपल सा तो नहीं था, काफी कठिन था। वर्ग, ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121 वर्ग मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और जानना है उसके अंदर बांस की लंबाई। तो बांस कभी भी बड़ा से बड़ा बांस कैसे लिखाएगा, ये कर्ण विकर्ण के रूप में उसमें जाएगा। तो विकर्ण का मान जानना है तो दोनों भुजा का मान जानना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग बराबर क्षेत्रफल। तो वर्ग भुजा का मान जानना है तो इसका वर्गमूल, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, यानी कि 11 इसका भुजा हो गया। अब जानना है विकर्ण का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है विकर्ण का मान जानना है तो भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग लिख दी, यानी 11 वर्ग धन 11 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा का वर्ग। इस तरह अब जिसका वर्ग चिन्ह हो वो निकल जाता है, तो 11 गुणित हो गया वर्गमूल 2। अब ऑप्शन में देखें तो 11 वर्गमूल 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं, हमें मिला 11 वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414। अब गुणा करना है 414, तो 11 चौक 44, हासिल 4, 11 एकम 11 4 15, हासिल 1, 11 चौक 44, 44 एक 45, हासिल 4, 11 कम 11 4 15, 0.3 अंक आगे 15.554 आंसर आएगा।
लेकिन 15.554 इसमें नहीं है न इसमें भी नहीं है। अब ये निकट देखें, अगर निकट देखें तो ये सही आएगा, क्योंकि ये निकट नहीं है। ये 554 तो 556 लिखा है, तो ये सही होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर इसमें नहीं दिया, इस बात को भी याद रखें। तो ये प्रश्न में हो सकता है बोनस नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन पिन मिस्टेक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न देखते हैं, एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 रुपया है और एक ग्राहक उसे 122.40 रुपये में दो लगातार छूट पर खरीदता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट होगी। सबसे पहला काम 160 रुपया अंकित मूल्य है, पहले उसको 10% छूट मिला, किसी भी संख्या का 10% जानना है तो इकाई तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, पता चल जाता है 10% कितना होगा। मान लो 365 लिखा है, इसका 10% जानना है तो इकाई तरफ से इकाई के आगे में दशमलव लगा दो, बन गया 10%, 36., तो 160 का 10%, तो 16 रुपया पहले छूट मिलेगा, तो उसका हो जाएगा 144 रुपये। अब 144 और उसने खरीदा था 122.40 में, तो इसको आपस में घटा के देखेंगे 144 में उसको कितना कम किया था। तो इस तरह देखें तो ये हुआ था, ये 21.60 रुपये। तो 21.60 को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 6 लिख देते हैं। ये किसमें कम हुआ था 144, तो उससे भाग करो, उसका प्रतिशत जानना है। ये 21.6 का हमको प्रतिशत जानना है, तो 21.6 के ऊपर लिखेंगे, जिसका प्रतिशत जानना है। किसमें कम हुआ उसको नीचे, तो 144 में कम हुआ इतना, अब 100% से गुणा। अब दशमलव बाद एक अंक है तो इधर दशमलव एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो दशमलव बाद अभी अंक बरोबर हो गया, तो इसको मिटा दो, अब इसको मिटा सकते हैं, ठीक। अरे चलिए इसको मिटाता हूँ, ये मिट गया। अब देखिए 100 का शून्य, एक जीरो कट गया। अब देखें दो दो पंचे और दो सत्ते और दो दूनी, अब 72 एक कम। अब देखो 7 21 दिख रहा है, 2 तिया 6, तो 72 तियम कटेगा, 15, तो 15% आंसर। ये इसका आंसर है। देखने में काफी कठिन भी है, गुणा भाग काफी लग रहा है, तो प्रश्न भले ही सरल है अब, लेकिन जो शिक्षक साथी इस तरह के प्रश्न कभी हल नहीं करना सीखे हैं, जानते नहीं है, तो उनके लिए बहुत तेज कठिन है। तो इतना लेवल का भी प्रश्न व्यापम वालों को नहीं देना चाहिए, बड़ा दिक्कत है। लेकिन क्या है, समय के साथ हम सबको भी अपने आप को ढालना जरूरी है। हमारे कहने से या विरोध करने से उतना कुछ होने वाला नहीं है। जैसे एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, या अभी नया शिक्षा नीति का देखें, तो नया शिक्षा नीति में जो भी पुस्तकें छप रहा है या आ रहा है, सिलेबस में जो बदलाव हुआ है एनसीईआरटी पैटर्न वाला, तो काफी कठिन है सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रश्नों का, कंपटीशन एग्जाम के प्रश्नों का लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर जो शिक्षक बनेंगे उसको कहाँ पढ़ा पाएंगे। इसीलिए व्यापम ऐसा कर रहा है, और नीट्स जेई हर चीज का क्वेश्चन का लेवल है जो हाई होता जा रहा है, तो इसका भी ऊंचा होना आज की स्थिति में बहुत जरूरी है। बस हमको वास्तव में पेपर पेपर न बनने का मुख्य कारण है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं तो फिर टीईटी पास करना, चाहे सीजी टेट हो या सी टेट हो, आसान है। केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट का इसमें खेल है। टाइम मैनेजमेंट सीख गए, किस प्रश्नों को कब हल करना है, किस प्रश्न में ज्यादा समय देना है, कहाँ हमको समय नहीं देना है, और बहुत सारे गणित के शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए, तब जाके लंबे लंबे प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा, कूट वाला प्रश्न में कुछ ट्रिक होता है, जो एक दो ऑप्शन को ही करना पड़ता है, बाकी क्लियर हो जाता है कि कौन सा सही होने वाला है। तो इसका कुछ ट्रिक जानना जरूरी है आने वाले समय के लिए, तभी हम
कूट वाले प्रश्न का जो उलझन है वो, और जो टाइमिंग जो प्रॉब्लम जाता है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट को सीखना जरूरी है, तभी आगे टिक पाएंगे। तो इस तरह से सीजी टेट 2026 प्रथम पाली का प्रश्न पेपर था ये, प्राथमिक स्तर का। इसमें जितने भी संख्यात्मक प्रश्न पूछे थे मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, बने होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।